दूसरे दिन सुबह सुबह ग्लोरिया मेरे घर आ गई। उसे देखते ही मैंने पूछा, इतनी सुबह सुबह कैसे ग्लोरिया, खैरियत तो है? बोली, अरे भाई खैरियत कहाँ, आज अल सुबह बॉस का फोन आया था। वो मुझसे पूछ रहा था कि ईगल के असाइनमेंट का क्या हुआ। मैंने मुंह बनाकर कहा, तुम उसकी राब्ता अफसर हो, उसे मालूम करना है तो बराह रास्त मुझे फोन करेगा। वो बोली, तुम अच्छी तरह जानते हो कि बॉस के बेशतर अहकाम तुम्हें मेरे ही जरिए मिलते हैं। मैंने कहा, अगर तुम उसे बताने की कोशिश में बेचैन हो तो उसे कह दो कि ईगल ये काम नहीं करेगा। वो बोली, क्यों? मैंने कहा, बस ये काम मेरे बस से बाहर है। ग्लोरिया ने कहा, मजाक मत करो कामरान, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम बॉस की बुराइयां शुरू कर दो। मैंने तंजिया लहजे में कहा, सॉरी, मैं भूल गया था कि तुम बॉस की राब्ता अफसर हो। ग्लोरिया संजीदगी से बोली, अच्छा मजाक छोड़ो, ये बताओ उस असाइनमेंट का क्या हुआ? मैंने बिफर कर कहा, मैंने कह तो दिया है कि मैं ये काम नहीं करूंगा। वो बोली, अच्छा छोड़ो इस मौजू को, ये तुम्हारा और बॉस का मामला है, वो खुद ही निमट लेगा। तुम ये बताओ आज शाम क्या कर रहे हो? मैंने कहा, आज शाम मैं पुलाव खाने के मूड में हूँ। ग्लोरिया हंसकर बोली, पुलाव? मैं तो कल चली जाऊंगी, मैं चाहती हूँ कि तुम शाम का खाना मेरे साथ खाओ। मैंने मरे मरे लहजे में कहा, ठीक है खा लूंगा तुम्हारे साथ भी खाना, मगर ये खाना तुम कहाँ खिलाओगी? वो पलकें झपका कर बोली, अपने होटल में, और कहाँ? मैंने कहा, नहीं भाई, जगह का इंतखाब मैं करूंगा। वो जल्दी से बोली, ठीक है। मेरा ख्याल था कि उसकी दावत खाली अज इल्लत नहीं हो सकती, इसीलिए मैंने एहतियात के तौर पर जगह का इंतखाब अपने जिम्मे रखा। एन वक्त पर वो मेरे साथ कोई गड़बड़ नहीं कर सकती थी। वो थोड़ी देर बैठी इधर उधर की बातें करती रही, फिर वो जाने के लिए उठ खड़ी हुई। मैं शाम को तैयार होकर ग्लोरिया के होटल की तरफ चल दिया। वो लाउंज में मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने हैरत से उसे देखा। वो यूं बार बार मुझे जता रही थी कि आज कोई खास बात है। मैं उसे साथ लेकर रवाना हुआ तो उसने इठला कर कहा, कम से कम ये तो बता दो कि कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा, बस चंद मिनट की बात है, फिर तुम्हें खुद ही इल्म हो जाएगा। वो झुंझुला कर खामोश हो गई। मैंने भी उसे छेड़ना मुनासिब न समझा। मेरा रुख साहिल समंदर की तरफ था। क्लिफ्टन के एक बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट के कुछ डिशेस बहुत लजीज होते हैं। मैं उसी रेस्टोरेंट में जा रहा था। मैंने खाने का ऑर्डर देकर ग्लोरिया से कहा, तुमने पूछा नहीं कि बॉस के असाइनमेंट का क्या हुआ? वो मुंह बनाकर बोली, मुझे पूछने की जरूरत भी क्या है, मैं बॉस से ये जरूर कहूंगी कि आइंदा कामरान को मेरे तवस्सुत से कोई हुक्म न दिया जाए। मैंने हंसकर कहा, इसमें मिर्चें चबाने की क्या जरूरत है? मेरा मतलब ये तो नहीं है कि मैं तुम्हें राब्ता अफसर तस्लीम नहीं करता, मैं तो मजाक कर रहा था। वो बोली, तो फिर बताओ तुमने उस असाइनमेंट के सिलसिले में क्या किया? पीछे से किसी ने सख्त लहजे में कहा, ये क्या बताएगा मैडम? मैंने घूम कर देखा तो हैरत और खौफ से मेरा मुंह खुला रह गया। वो बदनाम तरीन बदमाश दिलावर था। वो भी हमारे लिए काम करता था, मगर बॉस उसे खास मौक़ों पर तलब करता था। वो इंतहाई सफाक दुश्मन था और न सिर्फ पाकिस्तानी पुलिस को मतलूब था बल्कि इंटरपोल भी उसकी तलाश में थी। ग्लोरिया शायद उसे चेहरे से नहीं पहचानती थी, इसलिए हैरत से बोली, कौन हो तुम? दिलावर ने सर्द लहजे में कहा, आप ये जानकर क्या करेंगी? बस आप जाइए, आपका काम खत्म हो गया। ग्लोरिया बिफर कर बोली, क्या बकवास कर रहे हो? मेरा क्या काम था जो खत्म हो गया? उसकी बात सुनकर मुझे अंदाजा हुआ कि ग्लोरिया महज मेरे साथ खाना खाने आई थी, इसमें कोई चाल नहीं थी, वरना वो यूं हैरान न होती। मैं इस दौरान में खामोशी से उन दोनों का जायजा ले रहा था। मैं पूरी तरह मुसल्ला था, मगर ये भी जानता था कि दिलावर भी खाली हाथ नहीं होगा। मेरा जहन तेजी से काम कर रहा था। वो दोनों अभी तक धीमे लहजे में बातें कर रहे थे। मैं चाहता था कि ग्लोरिया इतना हंगामा करे कि आसपास बैठे हुए अफराद हमारी तरफ मुतवज्जे हो जाएं। मैं इसी अफरा तफरी में वहां से निकल सकता था, वरना दिलावर के इरादे मुझे नेक नजर नहीं आ रहे थे। दिलावर सांप की तरह फुनकारा, सुनो मैडम, मुझे बॉस ने भेजा है। ग्लोरिया ने तुर्श रवि से कहा, तो फिर? वो बोला, फिर ये कि मैं कामरान को अपने साथ लेकर जाऊंगा। मैंने पहली मर्तबा जबान खोली, कहा, ओ भाई, मैंने अभी खाना भी नहीं खाया, कम से कम मुझे खाना तो खा लेने दो। फिर मैंने तंजिया लहजे में ग्लोरिया से कहा, वैसे तुम अदाकारी अच्छी कर लेती हो, पहले मुझे घेर कर यहाँ लाई, अब ये जाहिर करने की कोशिश कर रही हो कि तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं। ग्लोरिया बिफर कर बोली, क्या बकवास कर रहे हो तुम? फिर वो दिलावर से मुखातिब हुई, ए मिस्टर, कामरान इस वक्त मेरे साथ है, इसलिए तुम चलते फिरते नजर आओ। दिलावर ने तज़हीक आमेज लहजे में कहा, अच्छा, अब दिलावर को औरतें हुक्म देंगी? मैं कामरान को लिए बगैर नहीं जाऊंगा। ग्लोरिया भिन्ना कर बोली, तुम होश में तो हो, शायद तुम मुझे नहीं जानते। बॉस से कहना कि कामरान को ग्लोरिया ने रोका था, अब यहाँ से दफा हो जाओ। उसकी आवाज बुलंद हो गई। आसपास की मेजों पर बैठे हुए लोग हमें देखने लगे। दिलावर ने कहर आलूद नजरों से ग्लोरिया को देखा, फिर मुझसे बोला, इसके साथ आखिरी खाना खा लो, तुम्हें सुबह का नाश्ता करना नसीब नहीं होगा। मैंने तज़ीक आमेज लहजे में कहा, नाश्ता मैं वैसे भी नहीं करता।
हाँ, लंच का बंदोबस्त कर लेना। दिलावर पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। इस दौरान बैरा खाना ले आया। मैं बेदिली से खाना खाने लगा। मेरा जहन मुसलसल सोचने में मसरूफ था कि आखिर बॉस ने दिलावर को क्यों भेजा। क्या उसे मालूम हो गया है कि मैं जो कत्ल करने गया था उसे जानबूझकर कत्ल नहीं किया। जेर जमीन दुनिया में दिलावर मौत के हर कार्य के नाम से मशहूर था। वो हमेशा तन्हा शिकार करता था। शायद ही कोई ऐसा खुशकिस्मत हो जो दिलावर के वार से बच निकला हो। मुझे अपनी भी मौत सामने नजर आ रही थी। मैं बुज़दिल नहीं हूँ, मगर जानते बूझते कौन खुद को मौत के मुंह में देता है। मैं उसके लिए आसान शिकार भी नहीं था, मगर बहरहाल वो पेशावर कातिल था और उसका काम ही लोगों को शिकार करना था। ग्लोरिया ने मुझे चौंका दिया। क्या सोच रहे हो कामी? क्या तुम उस गैंडे से खौफजदा हो? मैंने कहा, मैं उससे खौफजदा तो नहीं हूँ। मेरे जहन में सिर्फ ये उलझन है कि बॉस ने उसे मेरे पीछे क्यों लगाया है। क्या मेरी वफादारी पर शुबा किया जा रहा है? ग्लोरिया ने मुंह बनाकर कहा, इसका मौका भी तुमने खुद ही दिया है। तुम खुद ही बॉस के खिलाफ उल्टी सीधी बातें करते रहते हो। मेरा ख्याल है कि बॉस तुम्हें सरजनिश करना चाहता है और कोई खास बात नहीं है। मैंने कहा, यह बात कुछ हलक से नहीं उतर रही ग्लोरिया। मुझे सरजनिश करने के लिए वो दिलावर को भेजेगा। नहीं ग्लोरिया, बात कुछ और है। ग्लोरिया ने हंसकर कहा, अच्छा चलो फिलहाल तुम खाना हलक से उतारो, बाकी बातें बाद में। मैंने संजीदा होकर पूछा, एक बात बताओ ग्लोरिया, ये अचानक तुम मुझ पर इतनी मेहरबान क्यों हो गई? इससे पहले तो तुमने कभी मेरे साथ खास तौर पर खाना नहीं खाया। फिर ग्लोरिया ने मेरी बात काट दी, बोली, कामरान, क्या हम दोस्त नहीं हैं? मुझे आज की शाम गुजारना थी, तुम्हारे साथ गुजार ली तो क्या हुआ? मैंने कहा, सच्ची बात तो यह है ग्लोरिया कि मैं तुम्हारी तरफ से मुतमईन नहीं हूँ। मैं यही समझे बैठा था कि तुम किसी मंसूबे के तहत खाने की दावत दे रही हो। मेरे दिल की बात होंठों पर आ ही गई। ग्लोरिया झुंझलाकर बोली, फॉर गॉड सेक कामरान, मेरा ख्याल है कि तुम कुछ दिन के लिए छुट्टी लेकर किसी हिल स्टेशन पर चले जाओ। वैसे अब तुम्हारा शक रफा हुआ या नहीं? मैंने कहा, सॉरी ग्लोरिया, असल में मेरा काम ही इस नौयत का है कि मुझे हर आदमी को शक की निगाह से देखना पड़ता है। वो तमस्खुरामेज अंदाज में बोली, तो क्या तुमने पुलिस में सर्विस कर ली है? मैंने मौजू बदलते हुए कहा, मेरा ख्याल है हमें अब उठना चाहिए। ग्लोरिया ने बिल मंगवाया और बजिद होकर खुद ही पे किया। फिर बोली, तुम मुझे होटल तक ड्रॉप करोगे या मैं यहाँ से टैक्सी में चली जाऊँ? मैंने उठते हुए कहा, चलो मैं ड्रॉप कर दूंगा। हम वहां से रवाना हुए तो ज्यादा रात नहीं बीती थी। उस वक्त सिर्फ 11 ही बजे थे। समंदर वहां से दिखाई दे रहा था। लहरों के शोर से माहौल पर अजीब सा बोझलपन था। चांदनी की दरमियानी तारीखें थीं, इसलिए समंदर कुछ ज्यादा ही बिखरा हुआ लग रहा था। अचानक ग्लोरिया ने कहा, जरा गाड़ी रोको, मैं कुछ देर समंदर का नजारा करना चाहती हूँ। समंदर शुरू ही से मेरी कमजोरी है। मैंने नागवारी से कहा, यह समंदर के नजारे का कौन सा मौका है? वो बोली, मुझे यहाँ ड्रॉप करके तुम चले जाओ। उसने शायद मेरी नागवारी महसूस कर ली थी। मैंने चिढ़कर कहा, ओके, और मैंने गाड़ी रोक दी। वो बगैर कुछ कहे गाड़ी से उतर गई। अंदाज से साफ जाहिर हो रहा था कि वो बुरा मान गई है। उसने धमाके से दरवाजा बंद किया तो मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। अभी मैं कुछ ही दूर गया था कि मेरी नजर सीट पर पड़ी। अंधेरा होने के बावजूद मुझे ग्लोरिया का पर्स नजर आया। मैंने गाड़ी सड़क के किनारे रोकी और गाड़ी की अंदरूनी लाइट ऑन कर दी। उसका पर्स खासा फूला हुआ था। न जाने उसमें ग्लोरिया ने क्या भर रखा था। पहले मैंने सोचा कि गाड़ी वापस घुमा लूं, मगर गाड़ी घुमाने के लिए मुझे खासा आगे जाकर यू टर्न मिलता, इसलिए मैंने पैदल ही वापस जाने का फैसला कर लिया। ग्लोरिया यूं भी ज्यादा फासले पर नहीं थी। मैं उसका पर्स लेकर नीचे उतर आया और गाड़ी लॉक करके टहलता हुआ वापस चल दिया। साहिल उस वक्त सुनसान था। इक्का दुक्का जोड़े दिखाई दे रहे थे। मैं कुछ और आगे बढ़ा तो चांदनी की रोशनी में मुझे ग्लोरिया दिखाई दी। वो हर तरफ से बेनियाज समंदर का नजारा कर रही थी। अचानक मैं बुरी तरह चौंक उठा। सड़क की तरफ से एक शख्स दबे पांव ग्लोरिया की तरफ बढ़ रहा था। वो दबे पांव न भी चलता तो उसके कदमों की आहट पैदा न होती। रेत के चलने से हल्की सी सरसराहट पैदा हो भी रही होगी तो समंदर के शोर में भला कैसे सुनाई दे सकती थी। मेरी जानिब उन दोनों की पुश्त थी, मगर उस शख्स की जिसामत और चाल से मैंने पहचान लिया था कि वो दिलावर है। मैंने अपनी रफ्तार तेज कर दी। दिलावर ग्लोरिया की पुश्त पर पहुंच चुका था। उसने अपने दोनों हाथ बुलंद किए तो मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया। ये दिलावर का मखसूस अंदाज था। वो अपने साथ बारीक सी आहनी वायर रखता था। ऐसा वायर उमूमन मोटरसाइकिल के क्लच और ब्रेक में इस्तेमाल होता है। वो अपने शिकार की गर्दन में पीछे से वायर का फंदा डालता और हल्का एकदम तंग कर देता। मज़ाहमत तो दूर की बात है, उसके शिकार को आवाज निकालने की भी मोहलत न मिलती। उसे हाथ बुलंद करते देखकर मैंने चीते की तरह जकंद भरी और उस पर जा पड़ा। उस वक्त तक वो ग्लोरिया के गले में आहनी फंदा डाल चुका था। बस झटका देने की देर थी। अगर मुझे एक लम्हे की भी ताखीर हो जाती तो बारीक तार न सिर्फ ग्लोरिया की नाक गर्दन को काट देता बल्कि उसकी गर्दन टूट भी जाती। मेरा भरपूर घूंसा दिलावर की गर्दन पर पड़ा।
वो शराबियों की तरह आगे पीछे डोलने लगा और गिरफ्त खुद ब खुद ढीली पड़ गई। ग्लोरिया ने अपनी गर्दन से वायर का फंदा निकाला और बिजली की सी तेजी से घूमकर दिलावर के चेहरे पर कराटे का खौफनाक वार किया। दिलावर कटे हुए दरख्त की तरह रेत पर ढेर हो गया। मैं जानता था कि ग्लोरिया मार्शल आर्ट्स में माहिर है और उसके वार से दिलावर कम से कम आधे घंटे के लिए अंटा गफील हो चुका है। ग्लोरिया ने गुस्से में दिलावर के जिस्म पर जोरदार किक लगाई और गर्दन सहलाती हुई मेरी तरफ मुड़ गई। बोली, थैंक यू कामरान। मैंने तंजिया लहजे में कहा, कर लिया समंदर का नजारा। उसने मेरे तंज को नजरअंदाज करते हुए कहा, मगर तुम वापस कैसे आ गए? मैंने कहा, तुम अपना पर्स मेरी गाड़ी में छोड़ आई थी। मैंने भारी भरकम पर्स उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसमें क्या पत्थर भर रखे हैं? ग्लोरिया हंसकर बोली, मेरे पर्स में तुम्हें रिवॉल्वर से लेकर टंक्चर, आयोडीन और पेन किलर तक हर चीज मिलेगी। मैंने हंसकर कहा, हाँ बस फ्रिज और टीवी की कमी है। बोली, वैसे कामरान तुम्हारा एक मर्तबा फिर शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। मैंने कहा, बस अब शुक्रिया को छोड़ो, ये सोचो कि दिलावर ने तुम्हारी जान क्यों लेना चाहिए। मातूब तो बकौल तुम्हारे मैं हूँ। ग्लोरिया ने उलझे हुए लहजे में कहा, मैं खुद भी यही सोच रही हूँ। मुमकिन है दिलावर ने अपने तौर पर यह काम किया हो। मैंने नफी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं ग्लोरिया, तुम दिलावर को नहीं जानती। उसका बाप भी कत्ल हो रहा हो तो वो बगैर रकम के मुदाखलत न करे। वो बोली, तो तुम्हारा ख्याल है कि उसे किसी ने मेरे कत्ल के लिए रकम दी थी? मैंने कहा, मेरा ख्याल नहीं है बल्कि यकीन है कि किसी ने उसे तुम्हारे कत्ल के लिए मुआवजा दिया है। इस दौरान में हम गाड़ी तक पहुंच चुके थे। अगर ऐसा है तो मैं बॉस को जहन्नम रसीद करवा दूंगी। इस मुल्क में वही मुझे जानता है। उसने क्या समझ के ऐसा किया? क्या उससे मेरी हैसियत और ताकत का अंदाजा नहीं है? मैंने उसे चिढ़ाने के लिए कहा, क्या तुम और क्या तुम्हारी हैसियत? पाकिस्तान में बॉस ही स्याहो सफेद का मालिक है, तुम तो महज एक कारकुन हो। मैंने गाड़ी का इंजन स्टार्ट करके गियर में डाल दिया। ग्लोरिया भिन्नाकर बोली, मैं कारकुन हूँ? मैं ऑस्ट्रेलिया में 3 साल तक सिंडिकेट की सरबराह रही हूँ। मैं बस ज्यादा थक गई थी, इसलिए मेरे कहने पर हेडक्वार्टर ने मुझसे जिम्मेदारी ले ली। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बेवकत हो गई हूँ। मैं जब चाहूँ अपनी सीट वापस ले सकती हूँ। मैंने चौंक कर कहा, मगर ये बात तो तुमने मुझे पहले नहीं बताई। हालांकि हम लोग गुज़श्ता 6 महीने से मिल रहे हैं। वो बोली, मैं खुद तुम्हें नहीं बताना चाहती थी, वरना तुम मेरा एहतराम करने लगते। मैंने तज़ीक आमेज लहजे में कहा, खुश फहमी है तुम्हारी। मेरी बात सुनकर ग्लोरिया भिन्ना गई। बोली, क्या तुम जानते हो कि सिंडिकेट ने तुम्हें मेंबर क्यों बनाया है? मैंने कहा, क्यों बनाया है? क्या मतलब? जाहिर है सिंडिकेट को मैन पावर की जरूरत होगी। मैंने यूं कहा जैसे उसने कोई अहमकाना बात कर दी हो। वो तहकीर आमेज अंदाज में हंसने लगी। बोली, मैन पावर? तुम्हारे मुल्क में इतनी बेरोजगारी है कि तुम जैसे सैकड़ों नौजवान मिल जाते हैं। यहाँ बहादुर, जीदार, सख्त जान नौजवानों की कमी नहीं है। फिर तुम में ऐसी क्या खास बात है कि तुम्हें मेंबर बनाने के लिए इतने जतन किए गए? वाकई उसकी बात में वजन था। मैंने कभी इस नुक्ते पर गौर ही नहीं किया था कि आखिर मुझ पर यह इनायत क्यों की गई। ये भी हकीकत है कि मेरे मुल्क के बेशुमार बेरोजगार नौजवान इन लोगों के एक इशारे पर इनका साथ देने को तैयार हो जाते। वो बोली, जानना चाहते हो तो मेरी अहमियत तो जान लो कि मैं वो भी जानती हूँ जो इंतहाई खुफिया होती हैं। मैंने कहा, तो फिर बताओ, सिंडिकेट में मेरी मौजूदगी का जवाब क्या है? ग्लोरिया जैसे होश में आ गई। वो सर झटक कर बोली, ये मैं नहीं बताऊंगी। इतने ही ज़हीन हो तो खुद अंदाजा लगाओ। वो मेरे साथ बच्चों का सा बर्ताव कर रही थी। मैंने तिल मिलाकर कहा, ठीक है, मैं खुद ही मालूम कर लूंगा। मैंने अब तक इस पॉइंट पर गौर नहीं किया था। बोली, अब करो गौर, और समझ में आ जाए तो मुझे भी बता देना। इस दौरान में हम ग्लोरिया के होटल पहुंच चुके थे। मैंने गाड़ी होटल के सामने रोक दी। वो उतरते हुए बोली, आओ एक कप कॉफी पी लो। मैंने कहा, थैंक यू, मैं अब चलूंगा। हाँ, तुम जरा मोहतात रहना। मुझसे गलती ये हुई है कि मैंने दिलावर को जिंदा छोड़ दिया है। उसने मुंह बनाकर कहा, शट अप। वो तो बेखबरी में ऐसा हो गया था। अब आया तो उसी वायर से उसकी गर्दन जिस्म से अलहदा कर दूंगी। ग्लोरिया का लहजा इतना शफ़ाक था कि उसकी नर्म नाजुक शख्सियत ही बदल कर रह गई। वो बोली, तुम अलबत्ता मोहतात रहना, यूं भी तुम उस गेंडे से मरूब लगते हो। गुड नाइट। ये कहकर वो नपे तुले कदम रखती हुई चली गई। उसके जाने के बाद मैंने भी गाड़ी आगे बढ़ा दी। मुझे दिलावर की तरफ से खतरा तो था, मगर मैं खौफजदा हरगिज नहीं था। वो बेखबरी में मुझ पर वार कर जाता तो और बात थी। अब तो मैं पूरी तरह मोहतात था। मैंने अंदरूनी लाइट ऑन करके डैशबोर्ड से अपना मशीन पिस्टल निकाला और उसका चैम्बर चेक करके अपनी जैकेट की जेब में रख लिया। फिर अचानक मुझे ख्याल आया कि बॉस को अब तक दिलावर की नाकामी का इल्म हो चुका होगा। उसे कुछ बैद नहीं कि उसने कुछ आदमी मेरे घर भी भेज दिया हूँ और वो मेरी घात में बैठे हों। इस सूरत में फिलहाल मेरा घर जाना मुनासिब नहीं। मैं उस वक्त हसन स्क्वायर तक पहुंच चुका था। मैंने फौरी तौर पर फैसला किया कि मैं आज की रात कहीं और गुजारूं। मैंने अपनी गाड़ी का रुख नासिर के घर की तरफ कर दिया। नासिर मेरा बहुत करीबी दोस्त था। उसके घर वाले अंदरूने सिंध में रहते थे। वो बिजनेस के सिलसिले में यहाँ मुकीम था और एक नौकर के साथ गुलशन इकबाल में रहता था।
मैंने घड़ी देखी, उस वक्त 1:30 बज रहा था। नासिर इतनी रात गए मुझे देखकर परेशान हो गया, मगर मैंने ये कहकर उसे मुतमईन कर दिया कि मेरे इलाके का ट्रांसफार्मर उड़ गया है, मुझे इंतहाई ज़रूरी पेपर वर्क करना है, इसलिए मैं यहाँ चला आया। वो बेचारा मेरे इस झूठ से मुतमईन हो गया। मैंने गाड़ी में से अपना ब्रीफ केस भी निकाल लिया था ताकि वो वाकई ये समझे कि मुझे पेपर वर्क करना है। उसने तो ये भी नहीं पूछा कि तुम्हारा जनरेटर कहाँ गया। वो 3 बेडरूम्स के बंगले में रहता था, इसलिए जगह की कोई परेशानी नहीं थी। उसने मेरे लिए दूसरा बेडरूम खोल दिया, बोला कि अगर खाने या कॉफ़ी की ज़रूरत हो तो नूरू को उठा दूँ। नूरू उसके मुलाजिम का नाम था। वो बेचारा पहले ही नींद में गिरता पड़ता उठा था और गेट बंद करके दोबारा अपने क्वार्टर में चला गया था। मैंने कहा, नहीं यार, उस बेचारे को तकलीफ मत दो, खाना तो मैं खा चुका हूँ, कॉफ़ी की तलब होगी तो मैं खुद ही बना लूँगा। मैं पहले भी कई दफ़ा उसके साथ क़याम कर चुका था। उसने शाने उचकाए और अपने बेडरूम में चला गया। फिर उसे कुछ ख्याल आया और दोबारा दरवाज़ा खोल कर बोला, वार्डरोब में नाइट सूट भी मौजूद हैं, तुम चेंज कर लेना। मैंने दरवाज़ा लॉक किया, कपड़े बदले और मशीन पिस्टल तकिए के नीचे रख कर लेट गया। अचानक मेरी नज़र बेड की साइड टेबल पर रखे हुए टेलीफोन सेट पर पड़ी तो मुझे याद आ गया कि टेलीफोन का एक्सटेंशन उसके बेडरूम में भी है। मैंने सोचा कि बॉस को फ़ोन करके ये मालूम करूं कि उसने दिलावर को मेरे पीछे क्यों लगाया है। मैं जानता था कि नासिर लेटते ही दोबारा गहरी नींद सो गया होगा। अब वो फ़ोन की घंटी से भी नहीं उठेगा। वो इतनी ही गहरी नींद सोता था। अगर शोर ना होता तो वो कॉल बेल की आवाज़ से भी ना उठता। मैंने टेलीफोन सेट अपनी तरफ खिसकाया और बॉस का नंबर डायल कर दिया। दूसरी ही घंटी के बाद फ़ोन उठा लिया गया और बॉस की गुर्राई हुई आवाज़ आई। हेलो, मैंने कहा, ईगल स्पीकिंग। बॉस फाड़ खाने वाले लहजे में बोला, तुम कहाँ गायब हो और तुमने अभी तक मुझे रिपोर्ट क्यों नहीं दी? मैंने कहा, रिपोर्ट मैं ग्लोरिया को दे चुका हूँ बॉस। बॉस ने पूछा, काम हो गया? मैंने मुख्तसर कहा, नो। बॉस फिर गुर्राया, नो, तुम अभी और इसी वक्त मुझसे मिलो। मैंने जल्दी से कहा, जस्ट अ मिनट बॉस, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। उसने फाड़ खाने वाले लहजे में कहा, पूछो। मैंने सपाट लहजे में कहा, दिलावर को मेरे पीछे क्यों लगाया गया है? दूसरी तरफ थोड़ी देर तक खामोशी रही। फिर बॉस गुर्रा कर बोला, तो क्या वो हरामजादा तुम तक पहुंच चुका है? मेरा लहजा सर्द हो गया। मैंने कहा, हाँ, वो मुझ तक पहुंच चुका है। बॉस ने कहा, और तुम अभी तक जिंदा हो? मैंने तंजिया लहजे में कहा, जाहिर है, वरना मेरा भूत तो आपको फोन करने से रहा। बॉस ने बिफर कर कहा, ईगल, ये तुम किस लहजे में बात कर रहे हो? मैंने तल्ख लहजे में कहा, ये तो रद्द अमल है बॉस, मुझे ये तो मालूम करने का हक है कि मुझे मौत की सजा क्यों दी गई। बॉस ने कहा, तुम क्या समझते थे हम इतने बेखबर हैं कि हमें कुछ मालूम नहीं होगा? तुम असाइनमेंट पूरा किए बगैर क्यों आए? मैंने जहरीले लहजे में कहा, ये ऐसी बात है कि मुझसे जिंदगी छीन ली जाए। बॉस ने कहा, असल बात यह है कि तुमने अपने शिकार को जानबूझकर न सिर्फ छोड़ दिया बल्कि उसे हमारी तरफ से होशियार भी कर दिया। तुम जानते हो कि सिंडिकेट में डबल क्रॉस करने की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। दिलावर को रास्ते से हटाकर ये मत समझो कि तुम मौत की सजा से बच गए हो। सिंडिकेट तो तुम्हें जमीन की तह से भी खोद निकालेगी। मैंने जल्दी से कहा, मैंने इस बात से कब इनकार किया है बॉस? मुझे सिंडिकेट की कुव्वत का अंदाजा है। सिंडिकेट जब और जहां मुझे तलब करे मैं हाजिर हूं। मैंने मक्कारी से कहा, अगर मैं ये बात न कहता तो बॉस 10 मिनट के अंदर अंदर नासिर का नंबर ट्रेस कर लेता और मेरी वजह से वो बेचारा भी बेमौत मारा जाता। इसलिए फौरी तौर पर मैंने ये पैंतरा बदला। बॉस ने फातिहाना अंदाज में कहा, आखिर तुम्हें अक्ल आ ही गई, अभी और इसी वक्त मेरे पास पहुंचो। मैंने उसे फिर मिसगाइड करते हुए कहा, मुझे पहुंचने में कम से कम आधा घंटा लगेगा बॉस, क्योंकि मैं कराची के दूसरे सिरे से बोल रहा हूं। बॉस ने कहा, ओके, हरी अप, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मैंने दिल ही दिल में कहा, भाड़ में जाओ, और रिसीवर रख दिया। मुझे यकीन था कि बॉस अब आधे घंटे तक मेरा इंतजार करेगा, उसके बाद ही कोई कार्रवाई करेगा। मैं देर तक करवटें बदलता रहा, फिर न जाने मुझे कब नींद आ गई।